मंथन टॉक्स में आपका स्वागत है। वो मंच जहां हम जानी पहचानी चीजों के पीछे छिपे कुछ अनजाने पहलुओं पर गौर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें वैसी क्यों हैं जैसी दिखती हैं। और आज का विषय तो कुछ ऐसा है जो शायद कई घरों में किचन की शेल्फ पर मौजूद है। एक नाम जो बच्चों के पोषण से जुड़ा है, सेरेलैक। हाँ, ये सिर्फ एक जाना माना डिब्बा नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के लिए, खासकर जो नई माताएं हैं, उनके लिए एक भरोसे का प्रतीक भी है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये भरोसा, मतलब ये बनता कैसे? क्या है उस एक चम्मच पाउडर के पीछे की पूरी कहानी? हाँ, वही। आज हम उसी प्रक्रिया, उसी विज्ञान और उस विश्वास की परतें खोलने की कोशिश करेंगे जो सेरेलैक को परिभाषित करता है। हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद सिर्फ प्रोडक्ट को जानना नहीं है, अच्छा। बल्कि ये समझना है कि कैसे एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इतने गहरे लेवल पर भरोसे और देखभाल से जुड़ जाता है। तो ये सिर्फ क्या बनता है की बात नहीं है, बल्कि कैसे बनता है, और शायद उससे भी ज्यादा कि भाई क्यों इस पर इतना भरोसा किया जाता है। कहाँ से शुरू करें? इतिहास से? हाँ, इतिहास हमेशा एक अच्छी शुरुआत होती है। इसकी जड़ें जाती हैं 19वीं सदी के यूरोप में। अच्छा। 1860s का दशक, स्विट्जरलैंड। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, है ना? लेकिन साथ ही शिशु स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा मुमकिन नहीं थी और सुरक्षित पौष्टिक विकल्पों की बहुत कमी थी। हाँ, उस समय तो शिशु मृत्यु दर भी काफी ऊंची थी, जैसा हमने पढ़ा है, और पोषण की समझ भी आज जितनी विकसित नहीं थी। बिल्कुल। इसी माहौल में हेनरी नेस्ले, जो असल में एक फार्मासिस्ट थे, उन्होंने एक हल खोजने की ठानी। उनका लक्ष्य साफ था, एक ऐसा अनाज आधारित प्रोडक्ट बनाना जो उन बच्चों का पेट भर सके, उन्हें पोषण दे सके, जो माँ का दूध नहीं पी पा रहे थे। अच्छा। तो मतलब ये सिर्फ कोई बिजनेस आइडिया नहीं था। हाँ, ये उससे कहीं बढ़कर था। ये तो उस समय की एक बड़ी सामाजिक दिक्कत का वैज्ञानिक हल निकालने की कोशिश थी। तो ये जरूरत और विज्ञान के मिलने से बना। उनका शुरुआती प्रोडक्ट कैसा था? क्या वो आज के सीरियलैक जैसा ही था? देखिए, शुरुआती प्रोडक्ट जिसे फरिने लैक्टे ऑनरी नेस्ले कहते थे, वो आज के सीरियलैक का पूर्वज था, कह सकते हैं। अच्छा। उसमें गेहूं का आटा, दूध और चीनी होती थी, लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि नेस्ले ने उसे पचाने में आसान बनाने के तरीकों पर काम किया था, जो उस समय के लिए एक बिल्कुल नई सोच थी। ये सोच ही अपने आप में नहीं थी उस वक्त क्या? कि भाई बच्चे का जो पाचन तंत्र है वो अलग है। हाँ। और खाना उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। यही इसकी नींव थी असल में। और देखते ही देखते ये विचार फैल गया। आज तो ये भारत सहित दुनिया भर में बनता है, बिकता है। एक स्विस आविष्कार से एक ग्लोबल घरेलू नाम तक का सफर है ना? हाँ, और ये सफर सिर्फ मतलब जगह का फैलाव नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट के विकास का भी है। अच्छा। समय के साथ जैसे जैसे पोषण विज्ञान की समझ बढ़ी, लोकल जरूरतों और स्वाद के हिसाब से इसमें बदलाव हुए हैं। सामग्री बदली है, फोर्टिफिकेशन के तरीके बेहतर हुए हैं, लेकिन वो जो मूल विचार था, शिशु के लिए सुपाच्य पौष्टिक आहार, वो वही रहा। लेकिन जैसा आपने कहा, ये भरोसा सिर्फ इतिहास या नाम से नहीं आता। बिल्कुल। इसके पीछे एक बहुत ही जटिल और नियंत्रित बनाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। चलिए, अब उस फैक्ट्री के दरवाजों के पीछे झांकते हैं। पहला कदम क्या होता होगा? प्रक्रिया की शुरुआत होती है कच्चे माल के बहुत ही सावधानी से किए गए चुनाव से। ये सिर्फ कोई भी अनाज उठा लेना नहीं है। हाँ। मुख्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल, रागी, इन्हें बहुत ध्यान से चुना जाता है। ध्यान से चुनने का मतलब क्या देखा जाता है? मतलब क्या खास बात होती है? इसमें कई पहलू हैं। पहला, ये अनाज आ कहां से रहे हैं। अक्सर इन्हें वेरीफाइड फार्म से लिया जाता है। अच्छा, प्रमाणित खेत। हाँ, इसका मतलब है कि उन खेतों की मिट्टी की क्वालिटी, सिंचाई के पानी की शुद्धता और फसल उगाने के तरीकों पर नजर रखी जाती है। क्यों? ताकि अनाज भारी धातुओं या कीटनाशकों के अवशेषों से जितना हो सके मुक्त हो। अच्छा, तो सोर्स पर ही क्वालिटी कंट्रोल शुरू हो जाता है। और जब अनाज फैक्ट्री पहुंचता है, तब शुरू होती है सफाई और छटाई की प्रक्रिया। कई स्टेप्स में इसे साफ किया जाता है। हवा के झोंकों से हल्की गंदगी हटाना, मैग्नेट से धातु के कण निकालना, छानना, और यहाँ तक कि ऑप्टिकल सॉर्टिंग मशीनें भी इस्तेमाल हो सकती हैं, जो रंग या आकार के आधार पर खराब दानों को हटा देती हैं। अरे वाह! लक्ष्य होता है किसी भी तरह की बाहरी मिलावट, धूल, कंकड़, पत्थर, उसको पूरी तरह से निकाल देना। शिशु आहार में शुद्धता सबसे जरूरी है। समझ गई, एकदम साफ अनाज। इसके बाद का जो स्टेप है वो थोड़ा तकनीकी लगता है, हाइड्रोलिसिस। हमारे सुनने वालों के लिए इसे सरल शब्दों में समझाएंगे? जरूर। हाइड्रोलिसिस को आप एक तरह का हल्का पूर्व पाचन कह सकते हैं। पूर्व पाचन? हाँ, जेंटल प्री डाइजेशन। देखिए, अनाज में होते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट्स,
मतलब स्टार्च, ठीक है। जिन्हें पचाने के लिए शिशु का पाचन तंत्र अभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। इस प्रक्रिया में बिल्कुल सुरक्षित फूड ग्रेड एंजाइमों का इस्तेमाल करके इन मुश्किल कार्बोहाइड्रेट्स को आसान शुगर में तोड़ा जाता है। एंजाइमों का उपयोग करके? हाँ, जैसे हमारे पेट में होता है। कुछ वैसा ही, लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से। ये प्रक्रिया अनाज को बच्चे के लिए बहुत सुपाच्य बना देती है। अच्छा। इससे ना सिर्फ पाचन आसान होता है, बल्कि जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण भी बेहतर हो सकता है। ये सेरेलैक की एक खास तकनीकी खूबी है। तो ये सिर्फ अनाज पीसना नहीं है, ये उसे बच्चे के पेट के लिए सही बनाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। वाकई दिलचस्प। अब इस पूर्व पचत अनाज का क्या होता है? अब आता है मिश्रण और पोषण तत्व मिलाने का स्टेप, मिक्सिंग और फोर्टिफिकेशन। अच्छा। यहीं पर अलग अलग अनाजों को, अगर मल्टीग्रेन है तो, मिलाया जाता है और साथ ही सबसे जरूरी बात, इसे पोषक तत्वों से और समृद्ध किया जाता है। फोर्टिफिकेशन यानी कि अतिरिक्त विटामिन और मिनरल मिलाना। ये क्यों जरूरी है? क्या अनाज में अपने पोषक तत्व काफी नहीं होते? अनाज में पोषक तत्व होते हैं बिल्कुल, लेकिन बच्चे की जो तेजी से बढ़ती जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए खासकर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, जिंक, विटामिन ए, डी, सी वगैरह, इनकी अतिरिक्त मात्रा जरूरी होती है। फोर्टिफिकेशन ये पक्का करता है कि प्रोडक्ट सिर्फ कैलोरी ना दे, बल्कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी छोटे-छोटे पोषक तत्व भी दे। और ये मिलावट कैसे होती है? क्या ये मतलब हाथ से होता है या? नहीं, ये सब कुछ बहुत ही सटीक और ऑटोमेटेड तरीके से होता है। हर चीज की मात्रा कंप्यूटर से कंट्रोल होती है। अच्छा। नई पाउडर, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ एक तय रेसिपी के अनुसार बिल्कुल सटीक अनुपात में मिलाया जाता है। बैच दर बैच एक जैसी क्वालिटी बनाए रखना यहाँ बहुत जरूरी है। थोड़ी सी भी चूक पोषण प्रोफाइल को बदल सकती है। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी दवा की फैक्ट्री में काम हो रहा हो, इतनी सटीकता। कुछ मायनों में हाँ, क्योंकि यहाँ जो फाइनल कंज्यूमर है वो एक बहुत ही सेंसिटिव ग्रुप है, शिशु। सही बात है। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल और सटीकता का लेवल बहुत ऊंचा रखा जाता है। मिश्रण तैयार होने के बाद अगला कदम है सुखाना, ड्राइंग। सुखाना क्यों? नमी हटाने के लिए? हाँ, नमी को एक खास लेवल तक कम करना होता है ताकि प्रोडक्ट लंबे समय तक सेफ रहे और उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। लेकिन ये सुखाने की प्रक्रिया भी खास होती है। इसे अक्सर स्प्रे ड्राइंग या ड्रम ड्राइंग जैसी तकनीकों से बहुत ही कंट्रोल तापमान पर किया जाता है। नियंत्रित तापमान क्यों महत्वपूर्ण है? ज्यादा आंच से क्या होगा? क्योंकि ज्यादा तापमान कई विटामिन्स को नष्ट कर सकता है। अच्छा। और प्रोडक्ट के स्वाद और टेक्सचर को भी खराब कर सकता है। लक्ष्य होता है नमी हटाना, लेकिन पोषण और स्वाद को जितना हो सके बचाए रखना। और अंत में पैकिंग? बिल्कुल, सूखे पाउडर को फिर एयर टाइट डब्बों में पैक किया जाता है। पैकिंग लाइन पर भी सेफ्टी चेक्स होते हैं, जैसे मेटल डिटेक्टर से गुजारना, ताकि कोई धातु का कण न रह जाए। हाँ, ताकि कोई धातु के कण की संभावना ना रहे। फिर डब्बों को सील किया जाता है और उन पर बैच नंबर, बनाने की तारीख, एक्सपायरी डेट, ये सारी जरूरी जानकारी प्रिंट की जाती है। ये पूरी प्रक्रिया कच्चे माल के सोर्स से लेके फाइनल पैकिंग तक सुनने में काफी लंबी और कंट्रोल्ड लगती है। हर कदम पर जांच और टेस्टिंग का जिक्र है। हाँ, और ये सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की टेस्टिंग नहीं है। प्रक्रिया के हर स्टेप पर कच्चे माल का, मिश्रण का, सुखाने के बाद, पैकिंग से पहले कई तरह के क्वालिटी और सेफ्टी टेस्ट होते हैं। अच्छा। जैसा कि एक सोर्स में कहा गया है, ये सिर्फ क्वालिटी का मामला नहीं है, ये विश्वास का मामला है। क्योंकि जब आपका ग्राहक एक बच्चा हो तो आप लगभग सुरक्षित यानी ऑलमोस्ट सेफ का जोखिम नहीं उठा सकते। सुरक्षा में कोई समझौता हो ही नहीं सकता। लगभग सुरक्षित कभी पर्याप्त नहीं होता। ये लाइन वाकई इस पूरी प्रक्रिया के महत्व को बताती है और शायद यही वो आधार है जिस पर लाखों माताओं का विश्वास टिका है। हाँ, ये सिर्फ एक सुविधाजनक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि सुरक्षा और पोषण का एक तरह का आश्वासन है। बिल्कुल, ये विश्वास दशकों में बना है। ये सिर्फ विज्ञापन या मार्केटिंग का नतीजा नहीं है। सही। ये उस अनुभव से बना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी माताओं को मिला है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो उनके बच्चे के लिए सेफ है, पचाने में आसान है और जरूरी पोषण देता है। मैंने ये भी महसूस किया है कि ये कई परिवारों के लिए सिर्फ पोषण से बढ़कर एक तरह का इमोशनल सहारा भी बन गया है, खासकर उन स्थितियों में जहां पारंपरिक सपोर्ट सिस्टम शायद कमजोर हुआ है या जीवनशैली बदल गई है। बिल्कुल, सोचिए उन कामकाजी माताओं के बारे में जिनके पास समय की कमी है। हाँ। या उन नई माताओं के बारे में जो पहली बार शिशु को ठोस आहार शुरू करने को लेकर थोड़ी चिंतित हैं। या उन परिवारों के बारे में जहां बच्चे को खिलाना ही एक चुनौती है। इन सभी सिचुएशंस में सेरेलैक जैसा एक स्टैंडर्डाइज्ड, भरोसेमंद और आसानी से तैयार होने वाला ऑप्शन
एक मानसिक शांति देता है। हाँ, बात तो सही है। ये मातृत्व के सफर में एक सहायक की भूमिका निभाता है, कहीं ना कहीं। ये दिलचस्प है कि कैसे एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इस तरह की भावनात्मक भूमिका अपना लेता है। ये सिर्फ सुविधा या विज्ञान नहीं, बल्कि एक तरह की देखभाल, केयर की भावना से जुड़ गया है। हालांकि हमने देखा है कि खाद्य उत्पादों को लेकर विवाद भी उठते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में ये विश्वास कितना नाजुक होता है। बहुत नाजुक। विश्वास बनाने में दशकों लगते हैं, लेकिन टूटने में एक पल। इसीलिए निरंतरता और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। कंपनियों को लगातार ऊंचे से ऊंचे स्टैंडर्ड्स बनाए रखने होते हैं, न केवल प्रोडक्शन में बल्कि कम्युनिकेशन में भी। एक भी चूक, क्वालिटी में गिरावट या सेफ्टी को लेकर कोई चिंता सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। सही है। ये विश्वास कमाना पड़ता है, हर नए बैच के साथ और हर माँ के भरोसे के साथ। ये स्थायी नहीं है, इसे लगातार बनाए रखना होता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है, और यहीं पर शायद हमारा मंथन का क्षण आता है। इस पूरी कहानी से, सेरेलैक के उदाहरण से हम क्या बड़ा सबक सीख सकते हैं? ये सिर्फ एक बेबी फूड ब्रांड की कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी आधुनिक जीवन में विश्वास की प्रकृति को दर्शाती है। आज हम में से ज्यादातर लोग अपना खाना खुद नहीं उगाते हैं ना? हाँ। नहीं उसे बनाने की प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखते हैं। हम सुपरमार्केट जाते हैं, पैक किए हुए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। सेरेलैक का उदाहरण दिखाता है कि ये भरोसा किन पिलर्स पर, किन स्तंभों पर टिका होता है। और वो स्तंभ क्या है? हमने प्रक्रिया में स्थिरता, सुरक्षा और विज्ञान की बात की। क्या यही है वो स्तंभ? मुख्य रूप से हाँ। स्थिरता, कंसिस्टेंसी, यानी हर बार एक जैसा भरोसेमंद क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिलना। सुरक्षा, सेफ्टी, यह आश्वासन की प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए, खासकर बच्चों जैसे सेंसिटिव कंज्यूमर के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। और तीसरा? और विज्ञान, साइंस, यानी प्रोडक्ट के पीछे ठोस रिसर्च, तकनीक और पोषण की समझ का होना। ये तीनों मिलकर उस भरोसे की नींव बनाते हैं जो हमें किसी अनदेखी प्रक्रिया से बने प्रोडक्ट को अपने घर, अपनी रसोई, अपने बच्चे के कटोरे तक लाने की हिम्मत देता है। तो ये सिर्फ मार्केटिंग या ब्रांडिंग का खेल नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था पर विश्वास है जिसे हम देख नहीं पाते। हाँ, और ये विश्वास सिर्फ खाने पीने की चीजों तक ही सीमित नहीं है। दवाओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हम ऐसी कई प्रणालियों पर निर्भर हैं जहां ट्रांसपेरेंसी कम होती है और हमें बनाने वाले की प्रक्रियाओं, उनकी क्वालिटी कंट्रोल और उनकी नीयत पर भरोसा करना पड़ता है। सही कहा। सेरेलैक इस जटिल विश्वास तंत्र का एक बहुत सीधा उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे तकनीक, सावधानी और जिम्मेदारी मिलकर आधुनिक उपभोक्ता की जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारी रसोई में दिखने वाले हर लेबल के पीछे वाकई में सालों की रिसर्च, अनगिनत टेस्ट और एक गहरी प्रतिबद्धता छिपी हो सकती है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई वो जाना पहचाना डब्बा खोले तो शायद वे इसे सिर्फ पिसे हुए अनाज के मिश्रण के रूप में ना देखें, बल्कि किस रूप में देखें? शायद इसे तकनीक, देखभाल और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी के एक संगम के रूप में देखें। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे बनाने में विज्ञान का इस्तेमाल हुआ है, सुरक्षा का ध्यान रखा गया है और जिसे इस वादे के साथ पैक किया गया है कि ये बच्चे के कल के लिए, उसके स्वस्थ विकास के लिए एक छोटा सा योगदान देगा। ये उस भरोसे का भौतिक रूप है जो आधुनिक समाज को चलाता है। बहुत खूब। आज हमने एक बेहद आम समझे जाने वाले उत्पाद सेरेलैक के बनने की प्रक्रिया, उसके पीछे के विज्ञान और सबसे बढ़कर उस पर टिके विश्वास की परतों को गहराई से समझा। ये वाकई एक सार्थक मंथन रहा। और यही तो हम मंथन टॉक्स में करने की कोशिश करते हैं। उन चीजों, विचारों या प्रणालियों को करीब से देखना जिन पर हम अक्सर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं। हाँ। उनके पीछे की कहानी, तर्क और महत्व को समझना। क्योंकि ज्ञान साझा करने से ही समझ गहरी होती है और विश्वास को सही आधार मिलता है। ये सोचने वाली बात है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में और कितनी ऐसी चीजें हैं जिनके पीछे ऐसी ही अनदेखी कहानियां छिपी हैं। बिल्कुल। शायद हमें अपने आसपास की दुनिया को और ज्यादा जिज्ञासा से देखने की जरूरत है। निश्चित रूप से हर प्रोडक्ट, हर सेवा, हर विचार के पीछे एक इतिहास, एक प्रक्रिया और एक मकसद होता है। उन्हें जानना हमें एक ज्यादा सूचित और जागरूक उपभोक्ता और नागरिक बनाता है। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट करें।